हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उम्मेद सिंह, सहआचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। अगले इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी एम.ए. क्यूरियस के पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास के पेपर पर, जिसमें प्लेटो से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे और प्लेटो क्यों बना और प्लेटो महान दार्शनिक क्यों बना, इसके पीछे क्या क्या पृष्ठभूमि रही, क्या क्या वहाँ का पर्यावरण रहा। और मैंने सोफिस्टों का और सुकरात का जिक्र किया था पिछले उसमें, क्योंकि सुकरात इसका गुरु था प्लेटो का, तो वो जिक्र पहले हो चुका है। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है, अर्थात व्यक्तियों को उसकी योग्यता, क्षमता एवं शिक्षा दीक्षा के अनुरूप व्यवहार का पात्र समझा जाए। सभी अपना कर्तव्य वहन करते हुए किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें और ईमानदारी से कार्य करें। ये ही प्लेटो के अनुसार संक्षेप में न्याय है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एथेंस में सोफिस्टों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी और उनके जो सिद्धांत न्याय को लेकर के थे उस टाइम में, तो वो अब प्लेटो के न्याय की बात करेंगे। उससे पहले वहाँ न्याय से संबंधित क्या चीज़ें चलती थी एथेंस में। एथेंस, स्पार्टा और ये यूनान, ये नगर राज्यों की जो व्यवस्थाएं थी, और वो वहाँ के जो बाहर के लोग आकर के उन्होंने एक न्याय की व्यवस्थाएं दी थी, जिससे कि प्लेटो ने उनको सिरे से ही उनको नकार दिया। जैसे न्याय का परंपरावादी सिद्धांत था, इसका वहाँ का जो विचारक था सेफेलस, उसने बताया कि परंपरावादी सिद्धांत में ये है कि देवताओं और मनुष्यों का ऋण चुकाना न्याय है। अब बताइए, यदि ये देवताओं और मनुष्यों का ऋण चुकाना यदि न्याय है, तो प्लेटो कहता है कि देखिए, एक व्यक्ति है, सहज भाव में वो जब सामान्य अवस्था में है और वो बुद्धिमान है, तो उसको यदि कोई बंदूक देता है, देने वाला और लेने वाले, और जब वापस मांगता है उस दौरान में वो व्यक्ति यदि पागल हो जाता है, और या जिसको मंदबुद्धि कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो यदि वो जिसको बंदूक दी हुई है वो यदि वापस चुकाएगा तो निश्चित रूप से वो या तो किसी को मारेगा या वो खुद मरेगा। ऐसी स्थितियां में फिर वो न्याय कहाँ हुआ, फिर ऋण को कैसे चुकाया जाए। उन्होंने ये भी कहा, जो परंपरावादी सेफेलस ने ये भी कहा है कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई न्याय। बहुत अच्छी बात है, हम समझ सकते हैं। जब मित्रों के साथ भलाई, ठीक बात है, और शत्रुओं के साथ बुराई, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि जब शत्रु के साथ में आप बुराई करेंगे और उसका बुरा करेंगे, तो वो भी तो अपने आप में मजबूत होगा, वो और बुरा अधिक बुरा बनेगा वो। तो उसमें तो प्लेटो ने इसको भी अस्वीकार किया। फिर उसने कहा कि ये परंपरावादी कहने लगे कि न्याय तो कुछ नहीं है, न्याय तो एक कला है। भाई अच्छी बात है, न्याय कला है। क्योंकि कला में उन्होंने बताया कि भाई जैसी दूसरी कलाएं होती है ऐसी न्याय कला है। ऐसी स्थिति में यदि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर
एक रोगी का इलाज कर रहा है तो उसकी कला है, तो वो रोगी को इलाज कर रहा है तो वो रोगी को वापस रोगी भी तो बना सकता है ना, वो भी तो कला है ना उसके पास में, या सामान्य व्यक्ति को भी तो वो रोगी बना सकता है ना। तो ये भी इसने प्लेटो ने इस परंपरावादी सिद्धांत जो सेफेलस ने दिया उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो चल रहा था वहाँ पर न्याय सिद्धांत के रूप में, ये उग्रवादी सिद्धांत था। इसमें थ्रेसी मैक्स और पॉलीमार्कस थे ये, जो ये चाह रहे थे कि कुल मिला के इसमें कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही न्याय है, यानी कि बाहुबली जो होंगे। हालांकि आज भी बहुत सी जगह हम बाहुबलियों का वो देखते हैं नज़ारा, लेकिन उसका वापस असर भी देखते हैं। और उस टाइम में फिर तो ऐसी स्थितियां थी कि प्लेटो ने कहा कि यदि शक्तिशाली का हित, सरकार का हित, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये व्यवस्था है तो ये तो बाहुबली व्यवस्था होगी, और इस बाहुबली व्यवस्था में अराजकता फैलेगी और गरीबों पर अत्याचार होंगे, तो इसको भी नकारा गया। तीसरा एक आया व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत। अब व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत में ये ग्लांका या ग्लांकन है, जो ये कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। ये वही हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उस सिद्धांत के इर्द गिर्द लगभग ये अपना सारा वो सिद्धांत घूमता है। और वो ये कहते हैं कि वो फिर जब स्वार्थी प्राणी हैं तो किसी भी तरह से वो अपनी आत्म तृप्ति के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, और जब सब करता है, आत्म तृप्ति करता है, वो न्याय है। फिर ये ज़रूर कहा इन्होंने, जो व्यवहारवादी जो थे, इन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो अपनी तृप्ति तो करे, लेकिन किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो ने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। अब जब हम बात करें तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो कहता है कि न्याय को मानव आत्मा का आंतरिक गुण मानता है। प्लेटो न्याय को मानव की आत्मा का आंतरिक गुण मानता है, और ये गुण किससे है? धर्म आधारित है, और ये मानव प्रकृति के रूप में प्रतिपादित है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य निष्ठा के साथ करे और उसको पूर्ण करे, ईमानदारी के साथ पूर्ण करे, और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे किसी भी तरह का। यही न्याय है। इन चीज़ों को लेकर के प्लेटो ने न्याय भावना को, जो मानव आत्मा से जुड़ी हुई है, व्यवस्था से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। और 3 भागों में विभाजित किया। एक तो ज्ञान, साहस और भूख। अब ये 3 चीज़ें एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे, ये उसकी कल्पना थी। अब ज्ञान के अंदर उसने बताया, अब 3 वर्ग हो गए। जो ही ये मानव व्यक्ति की आत्मा के अंदर जो रहती है, ज्ञान, साहस, भूख, ये मानव की आत्मा के अंदर है। इसी तरह से उसने इन्हीं तीनों गुणों को देखते हुए राज्य व्यवस्था में भी इन तीनों गुणों को लागू किया, और इसके ऊपर उसने बहुत सारी चर्चा की और न्याय का एक रूप प्रतिपादित किया, जिसमें उसने बताया कि ज्ञान का जो द्योतक है वो है शासक, और साहस का जो है प्रतीक है वो है सैनिक, और भूख का जो प्रतीक है वो है उत्पादक वर्ग। अब ये 3, पहले तो आत्मा के 3 हो गए, ज्ञान, साहस, भूख, फिर राज्य की 3 चीज़ें होगी, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग।
अब ये तीनों ही अपने अपने न्याय अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और तभी जा कर के न्याय स्थापित होगा। अब कैसे काम करेंगे? शासक है तो प्लेटो कहता है कि शासक दार्शनिक शासक होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसका एक विजन होना चाहिए। यूँ नहीं है कि बहुत सारे लोग, अब अनपढ़ लोग भी बहुत सी जगह पहुंच जाते हैं, जिसमें हम प्रजातंत्र में अभी भी देख ही रहे हैं उनकी क्या स्थितियां बनती है। और दूसरे हम ये भी देखते हैं कि आजकल जो प्रतियोगिता का जो युग है, इस प्रतियोगिता के युग में दार्शनिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिंपल बीए पास करके और या डिग्री लेकर के आप किसी भी बड़े ओहदे पे आप जा सकते हो और वहाँ से आप किसी को भी उचित अनुचित तरीके से डिक्टेट कर सकते हो। लेकिन प्लेटो उस टाइम की व्यवस्थाओं में ऐसी चीज़ें नहीं देखता था। वो कहता था शासक हो और वो दार्शनिक शासक हो। दार्शनिक शासक का यहाँ तात्पर्य कि उसको समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा, मनोविज्ञान जानने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। संगीत और व्यायाम उसका मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह के उसके जो दार्शनिक शासक के जो गुण देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि दार्शनिक शासक वो क्यों अपनाना चाह रहा है एक राज्य के अंदर। तब जब दार्शनिक शासक हो, दूसरा जब सैनिक है, दार्शनिक शासक होगा तो वहाँ का जो सैनिक है वो भय रहित होगा। नहीं तो सैनिक को ये पता ही नहीं है बेचारे को, सैनिक मतलब जो सेना से संबंधित है, रक्षक के रूप में, उनको यदि शासक उनका ढंग का नहीं है तो सेना भी पंगु नजर आएगी, क्योंकि वो निर्णय लेने में असक्षम होगी। तो इसीलिए सैनिक वर्ग भी भय रहित होना चाहिए। तीसरा जो उत्पादक वर्ग है, जब ये अपने आप में इन तीन स्थितियों में काम करेंगे तो उत्पादक वर्ग, दार्शनिक शासक, भय रहित सैनिक, तब जाकर के उत्पादक वर्ग में अधिक उत्पादन होगा। और जिस राज्य में अधिक उत्पादन होगा, निश्चित रूप से उस राज्य की उन्नति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः शासक, रक्षक और कर्षक, ये तीनों अपना अपना कार्य करते हुए दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, ये ही न्याय है, ये प्लेटो कहता है। फिर हम बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हो सकती है। तो न्याय की प्लेटो ने बताया, न्याय कोई बाहर की वस्तु नहीं है। जैसे सोफिस्ट कहते थे कि न्याय तो एक बाहर की वस्तु है, यह आंतरिक वस्तु नहीं है। वो सत्य को अंतिम सत्य नहीं मानते थे, जबकि प्लेटो ने कहा कि न्याय एक आंतरिक स्थिति है। ज्ञान, साहस, भूख, क्षुधा जो भी है, ये मनुष्य के अंदर की भावना है, न कि बाहर की। कोई बाहर से कोई नहीं दे रहा है इसको। फिर उसने एक विशेषता ये भी बताई कि ये जो न्याय है, ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। अर्थात तीनों वर्ग कोई भी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। निश्चित रूप से शासक दार्शनिक है, सैनिक भय रहित है, उनको अपने क्षेत्र में काम करना है, और कर्षक वर्ग जो है वो अधिक उत्पादन कर रहा है। किसी को कोई भी क्षेत्र में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर एक ये भी आई है इसकी विशेषता कि कार्य विशेषीकरण पर बल दिया गया है न्याय सिद्धांत। अब विशेषीकरण क्या है? जिसका विशेषज्ञ है उसको ये कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में आप ये कार्य कीजिए। अब उत्पादक वर्ग में से यदि कोई योगी है तो वो सैनिक भी हो सकता है और वो दार्शनिक शासक भी हो सकता है, लेकिन ये विशेषीकरण आप हासिल करोगे तभी ये चीज़ें आपको ये मिलेगी। फिर आदर्श राज्य में दार्शनिक शासन होना चाहिए, ये उन्होंने व्यवस्था दी। सामाजिक एकता पर बल दिया, क्योंकि ये सामाजिक एकता भी यूँ ही तीनों ही वर्ग अपना अपने क्षेत्र में काम करेंगे
तो ये निश्चित रूप से समाज एक एक एकजुटता का एक प्रतीक माना जाएगा। और फिर इन्होंने कहा कि भाई न्याय व्यवस्थित हो, इसके लिए शिक्षा भी व्यवस्थित होनी चाहिए। जो पहले सोफिस्ट जो अमीरों को ही केवल शिक्षा देते थे, वो नहीं होनी चाहिए। शिक्षा आम लोगों को मिलनी चाहिए और उसमें विशेषीकरण शामिल है। इन्होंने नैतिकता पर बल दिया। राज्य को एक नैतिक इकाई माना। प्लेटो ने राज्य को एक नैतिक इकाई माना, क्योंकि वो दार्शनिक शासक की कल्पना कर रहा है और आदर्श राज्य की कल्पना के साथ में वो राज्य को एक नैतिक इकाई मानता है। मानव जीवन की समग्रता पर विशेष बल दिया और व्यक्ति की आत्मा के अंदर जो ये 3 गुण जो हैं ऊपर वाले, ज्ञान, साहस, भूख, इन गुणों पर भी उसने विशेष बल दिया, जिससे कि उसकी आत्मा की वृद्धि हो सके। अब आलोचना, अब हर चीज़ की आलोचना होती है और जब सिद्धांत वगैरह जो आते हैं, इनमें कभी कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग सही नहीं मानते हैं। तो आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि ये न्याय न होकर के तो प्लेटो ने एक कर्तव्य बताया कि अपने अपने क्षेत्र में आप काम कीजिए। अधिकारों की उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि आपने काम करने को तो कर्तव्य तो बता दिए, लेकिन अधिकार क्या है व्यक्ति के, ये उन्होंने नहीं बताया। केवल कर्तव्य प्रधानता पर ही बल दिया। और ये विशेषीकरण की बात की, तो विशेषीकरण हर जगह संभव नहीं है। बहुत सी जगह गैर विशेषज्ञ भी विशेषज्ञ बन जाते हैं। और कुछ लोगों ने कहा ये केवल एक कल्पना है, और फिर सुख संपत्ति से वंचित रह जाते हैं शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। इनके लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था प्लेटो ने नहीं की। कुल मिलाकर के प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, उसमें व्यक्ति के अंदर 3 गुण बताए, ज्ञान, साहस, भूख, और इन 3 गुणों के आधार पर उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में जो उपलब्धता है जन संसाधनों की, वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यही एक न्याय है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अगले टॉपिक में अगली बात करेंगे प्लेटो के ऊपर। धन्यवाद।